हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी एंड क्रैक। और आज हम अपनी चंद्रवंश की सीरीज़ को आगे बढ़ाकर पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रवंश के अगले राजा त्रिलोकचंद से लेकर चंद्रवंश के जो 35वें राजा रहे भारती चंद तक, और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इनके बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने चंद्रवंश की स्टार्टिंग की और उसमें जाना कि कैसे सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना की काली कुमाऊँ के एरिया में, और कैसे इंद्रचंद ने पहली सिल्क की फैक्ट्री लगाई। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जानी हमने, कैसे सयाना की नियुक्ति हुई, चौथानी ब्राह्मण या जो बुढ़ चौराहा की घटना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो ऐसे ही हम अपनी स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाते हैं। और हमने पिछली वीडियो में बात की थी, लास्ट राजा जो हमारा था उस वीडियो में वो था 23वां राजा थोहरचंद। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 24वां राजा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे स्किप कर दिया है। अब बात करेंगे 25वें राजा की। तो यहाँ पर जो 25वां राजा है पीडीएफ में देख सकते हैं। तो 25वां राजा जो था वो है त्रिलोकचंद। और त्रिलोकचंद का जो टाइम पीरियड है वो है 1296 से लेकर 1303 तक। तो इसके बारे में कहा जाता है कि एक ये विस्तारवादी राजा था, यानी कि एक्सपेंशनिस्ट था, यानी कि इसे अपना राज्य फैलाना था। तो इसने इसी काम को करते हुए इसने छखाता परगना, जिसे आज के टाइम पे प्रेजेंट डे नैनीताल कहते हैं, उसको विजित किया और इसने भीमताल में एक किले का निर्माण कराया। तो देखिए जो छखाता परगना है इसका दूसरा नाम षष्ठीखात भी है, यानी कि एक टाइम पे यहाँ नैनीताल ज़िले के आसपास 60 झीलें हुआ करती होंगी, तो उसके नाम पर इसका नाम षष्ठीखात पड़ा और छखाता परगना पड़ा। तो इसको इसने विजित कर लिया। तो यहाँ पर जीत के इसने भीमताल में एक किले का निर्माण कराया। अब इसके बाद जो अगला राजा आता है वो है डमरूचंद। इसके बाद 27वां राजा आएगा धर्मचंद। अब धर्मचंद और डमरूचंद के बारे में इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बात है कि धर्मचंद के टाइम पे क्या हुआ था कि जो तराई का रीजन था, जो चंद्रवंश का जो पूरा एरिया था, कुमाऊँ का एरिया, इसमें जो तराई का रीजन है नीचे का, तो इसमें क्या कहते हैं, रोहिलों ने आक्रमण कर दिया था और तराई भाबर के राज्य को इनने छीन लिया था इनसे। तो अब धर्मचंद के टाइम पे ये तराई का क्षेत्र इसके अंडर एरिया से निकल गया। तो अब देखिए क्या कहते हैं, इसके बाद क्या होगा कि इसका जो पोता होगा ज्ञानचंद, वो इसको वापस लेगा। तो आगे पढ़ेंगे इसको। तो और कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें तो नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे। तो 28वां राजा जो था वो था अभयचंद, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में जो आपको मेन राजा है वो याद कर लीजिए, इसके अलावा कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो 28वां राजा अभयचंद, इसका टाइम पीरियड 1344 से लेकर 1374। बद्रीदत्त पांडे जी की किताब के अनुसार, कुमाऊँ का इतिहास के अनुसार, इस राजा ने 30 साल राज किया, ठीक है। और इसका हमें पहला अभिलेख मिलता है अभयचंद का। तो इतनी बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट थी। अब आता है 29वां राजा ज्ञानचंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है क्योंकि इसने कुमाऊँ के इतिहास में, चंद्रवंश के इतिहास में सबसे लंबे टाइम पीरियड तक राज किया। हाँ, तो अब देखिए ना, इसमें बहुत ही लोगों के भी हिस्टोरियंस के बहुत डिवाइडेड दिखते हैं। वो कुछ कहते हैं कि 1365 में इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी, और कुछ कहते हैं कि इसने 1375 में हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि इसने कम से कम राज किया था 45 साल। तो अब हम 1420 की टाइमलाइन से अगर पीछे को जाएं 45 साल, क्योंकि देखिए ना, अब 1420 में प्रमाणित है कि ज्ञानचंद तब तक रूल कर रहा था। तो इससे पीछे 45 जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1375 जो है वो एक डेट हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे लंबा राजा है। अगर क्वेश्चन आए कि चंद्रवंश में सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करने वाला राजा कौन था, तो वो होगा ज्ञानचंद, ठीक है। और इसके पीछे एक कहानी है। देखिए जो चंद्रवंश की डायनेस्टी है उसका जो सिंबल था, राज चिन्ह था, वो थी गाय, ठीक है। लेकिन ज्ञानचंद के टाइम पे क्या होता है कि यह अपना चिन्ह बदल कर गरुड़ कर लेता है। अब गरुड़ क्यों करते हैं, इसका नाम हम गरुड़ ज्ञानचंद ही पढ़ते हैं। ऐसा क्यों पढ़ते हैं? अब देखिए ना कि ये जो था, ये पहला राजा था कुमाऊँ वंश का जो दिल्ली दरबार में, क्योंकि देखो उस टाइम पे मुगल तो आए नहीं थे, 1400 के टाइम की बात है। तो उस टाइम पे जो वहाँ पर चल रहा था, तो वहाँ तुगलक वंश चल रहा था दिल्ली दरबार में। तो ये वहाँ गया, वहाँ पर नजराना लेके गया था। तो यानी कि अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि इसने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली या कुछ हो गया। तो उस टाइम पे बात ये थी कि क्या कहते हैं, रोहिलखंड के नवाबों ने जो तराई भाबर पे कब्जा कर लिया था,
ठीक है। तो इन्होंने उसको मना किया कि भाई ऐसा ऐसा मत करो, ये हमारा एरिया है, इसमें छेड़खानी मत करो। ठीक है। अब चूंकि ना देखिए जो तराई भाबर का रीजन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि यहाँ पर से ना बहुत सारा माल आता था। इसे हम कहते थे नौलखा माल, यानी कि हर साल 9 लाख का रेवेन्यू आता होगा इस तराई रीजन से। तो इसका नाम नौलखा माल या फिर माल कहते क्षेत्र कहते हैं इसे। तो ये बहुत ही एक उपजाऊ क्षेत्र था, तो यहाँ से बहुत रेवेन्यू आता था। तो इस पर बार बार अटैक होते रहते थे नीचे के। तो रोहिलखंड के नवाबों ने इसके दादाजी के टाइम पे, धर्मचंद के टाइम पे उसको अटैक करके छीन लिया। तो अब वहाँ बहुत अस्थिरता पैदा हो गई। तो इसने क्या करा कि पहले चिट्ठी लिखी होगी फिरोज शाह तुगलक को कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप देख लीजिए इसमें। तो लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो फिर क्या हुआ कि भाई साहब खुद चले गए दिल्ली दरबार में। अब जैसे जाते हैं ना, तो हमारे पहाड़ में अभी भी देखिएगा रीति रिवाज होती है कि किसी के घर जाते हैं या किसी के वहाँ जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, जैसे कि फल फूल। तो ऐसा कुछ ले जाने की प्रथा उस टाइम भी रही होगी, तो ये ले गया नजराना। ठीक है। तो ये पहला अगर क्वेश्चन आए कि पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में नजराना देने गया, तो वो कौन सा होगा? ज्ञानचंद। अब उस टाइम पे भी क्या हुआ कि ये जा रहा था गया वहाँ पर, तो तुगलक वहाँ पर जंगल में शिकार करने गया था। तो इसने देखा और उसी के सामने इसने क्या करा, एक उड़ते हुए गरुड़ को तीर से मारकर नीचे गिरा दिया। तो इसको देख के मतलब फिरोज शाह तुगलक बहुत इंप्रेस हो गया कि भाई आप तो बहुत प्रतापी राजा हो करके ऐसा वैसा। तो इसने अपनी सारी बात बताई इसको। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा कि ज्ञानचंद को तराई भाबर का क्षेत्र सौंप दिया खुश होकर। तो ये खुशी खुशी यहाँ से वापस आ गया। तो इस कारण इसका जो उपाधि मिली इसे किसने दी? इसे दी फिरोज शाह तुगलक ने। अब जो है देखिए बद्रीदत्त पांडे जी कहते हैं कुमाऊं के इतिहास में कि इसे ये उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक ने दी। लेकिन अगर हम टाइमलाइन देखें तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1381, और इससे पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक जा चुका है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो हम जो मानेंगे ये मानेंगे फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है। तो 1351 से 1381 के बीच में ये इसका शासन रहा। इसने इसको तो किसने दी गरुड़ की उपाधि? तो ये दी हमको फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि 1410 के टाइम पर संभल के नवाब ने इस क्षेत्र पर पुनः कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर अस्थिरता हमेशा बनी ही रहती थी। नौलखा माल था, तो क्या कहते हैं यहाँ पर से बहुत सारा ये आता था। ठीक है। दूसरी बातें इसके बारे में करें ज्ञानचंद के बारे में, तो हमें जो विजयबम यानी कि जो सोर घाटी के राजा थे उस टाइम पे विजयबम था, उसके शेरा खड़कोट ताम्रपत्र से हमें क्या मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है ज्ञानचंद का। और इसमें शेरा खड़कोट ताम्रपत्र में इसे राजाधिराज महाराज के नाम से संबोधित किया गया है। किसको? ज्ञानचंद को। और साथ ही में इसने विजयबम के साथ एक भूमि संकल्प भी किया था। ठीक है। शेरा खड़कोट कहाँ है? आज के टाइम पे शेरा खड़कोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है। और विजयबम के मझेड़ा ताम्रपत्र में इसे श्री राजा विजय ब्रह्मा के नाम से उल्लेखित किया गया है। तो यानी कि इस सब चीज़ों से देखिए, अब ताम्रपत्र है विजयबम का, और उल्लेखित श्री राजा विजय ब्रह्मा के नाम से कर रहे हैं ज्ञानचंद को। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं यह हम मान सकते हैं कि जो विजयबम जो राजा होगा वो किसके अधीन होगा? वो ज्ञानचंद के अधीन होगा। ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पर हमें जानने को मिली। इसके टाइम पे एक घटना होती है दोस्तों जो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि इतना प्रतापी राजा था ज्ञानचंद, लेकिन इसके कारण इससे एक गलती हो गई जिसका खामियाजा इसके आने वाली पीढ़ियाँ भुगतती आगे। तो आइए जानते हैं कौन सी वो गलतियाँ हैं। ठीक है। तो वो गलतियाँ इसने कुछ करी, अनजाने में करी, जैसे भी करी, लेकिन गलती तो गलती है। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना प्रतापी राजा होने का कारण क्या था इसका? देखिए, अब इसका एक सेनापति था नीलू कटायत। नीलू कटायत इसका बहुत ही होनहार सिपाही था और सेनापति भी था इसका। तो अब देखिए ना, इसने क्या करा कि नीलू कठायत को भेजा इसने तराई के क्षेत्र में, और तराई के क्षेत्र में नीलू कठायत ने सारे जो मुस्लिम लोग पीपल थे उनको, जो वहाँ से आए थे, उनको सबको भगाकर वहाँ फिर से अपना राज्य स्थापित कर दिया। तो अब ये बहुत खुश हुआ ज्ञानचंद इससे कि भाई ये तो बहुत ही, तुम तो मतलब प्रतापी, बहुत प्रतापी आदमी हो, ये हो करके। तो इसने ज्ञानचंद ने इसे कौन सी उपाधि दी? इसे उपाधि दी है कुमैया खिल्लत की। अब देखिए उस टाइम पे ये कुमैया खिल्लत की उपाधि रहती होगी जैसे अभी हम जो सैनिकों को देते हैं, जैसे परमवीर चक्र मिलते हैं बहादुरी के लिए। तो उस टाइम पे जो कुमैया खिल्लत उपाधि दी इसको। ठीक है। और उस टाइम पे ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को रौत भी प्रदान की। रौत क्या होता है दोस्तों? रौत वह भूमि होती है जो किसी भी सैनिक को या सेनापति को उसकी बहादुरी के लिए गिफ्ट में दी जाती है। ठीक है। तो रौत प्रदान की। ठीक। तो रौत भी प्रदान की। और अब देखिए क्या लिखा है? रौत प्रदान की भूमि, उस यानी कि रौत का मतलब भूमि बहादुरी के लिए दी जाती है। ठीक है। अब क्या होता है कि राजा का एक करीबी और जो राजमहल में थोड़ा पावरफुल आदमी होता है उसका नाम होता है जस्सा कमलेखी। तो जस्सा कमलेखी देखता है कि नीलू कठायत की पावर दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और आप लोग जानते हो कि राज दरबार में ऐसे षड्यंत्र एक दूसरे के खिलाफ हर कोई करता रहता है। ठीक है। राजा की आंखों में अच्छा बनने के लिए। ठीक है। तो क्या होता है कि अब नीलू कठायत भाई आदमी है, देखो
बलवीर है, और क्या कहते हैं सब कुछ है उसके पास, थोड़ा सीधा साधा आदमी भी है, ठीक है, राजा का सिपाही है, बहुत मतलब उसका प्रति वफादार है, और लॉयल भी राजा के प्रति, ठीक हो गया। तो अब क्या होता है, जस्ता कमलेखी को पसंद नहीं आता, तो जस्ता कमलेखी उसको बोलता है किसको, राजा को, ज्ञानचंद को, कि यार ऐसा करो कि सर इसको आप नीचे को भेज दो, तराई भाबर को, ठीक है, तो तराई भाबर को भेज दो, इसको वहाँ जीत के आ चुका है और वहीं रहेगा, अपना आराम से खाएगा पिएगा मौज करेगा, ठीक है। लेकिन नीलू कठायत बोलता है कि यार मैं तो पहाड़ी आदमी हूँ, तो मैं पहाड़ में ही रहूँगा, और यहाँ मेरी कर्म भूमि है, तो मैं यही रहूँगा, मैं क्यों जाऊँ नीचे को, ठीक है। तो ऐसे ही राजा और जस्सा कमलेखी का विवाद हो जाता है, ठीक है। अब जस्सा कमलेखी दिमाग का बहुत तेज आदमी, तो इसने क्या करा कि राजा के कान भरने लग गया है, ऊपर से करीबी राजा का, तो इसने कान भरे कि यार देखो तुम्हारी गद्दी पे खतरा है, ये नीलू कठायत तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि मैं इसका राज झेल लूँगा, ये कर लूँगा। तो इसने क्या करा, धोखे से, अब नीलू कठायत कहीं बाहर को गया होगा, तो इसने क्या करा, धोखे से राजा के आदेश दिलवा दिया कि नीलू कठायत के बच्चों की आंखें निकलवा दी, नीलू कठायत के बच्चे सूजू और वीरों की आंखें निकलवा दी। अब ये बात पता चले किसको, नीलू कठायत को। अब नीलू कठायत यार देखो सीधे साधा आदमी, इसके साथ बुरा हो गया, तो इसको बहुत आया गुस्सा, तो इसने क्या कर दिया, नीलू कठायत जो जस्ता कमलेखी के गांव था, बुंगा नाम है, बुंगा एरिया में कमलेख गांव है, ठीक है। तो जस्ता कमलेखी गांव कमलेख में इसने गया और इसने वहाँ धावा बोल दिया, पूरा गांव तबाह कर दिया, जितने लोग सबको मार दिया, ठीक है। और जस्ता कमलेखी को पकड़ लिया, राजा को पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया। जस्ता कमलेखी का तो ये काम तमाम करता है वहीं पर, राजा को पकड़कर, राजा को भी पकड़ लेता है, लेकिन राजा को बोलता है कि चलो मैंने आपका नमक खाया तो आपको छोड़ दूंगा, और यहीं पर ही गलती कर बैठता है। अब देखिए ना, जो राजा तो छूट के चले जाता है, लेकिन अगर दो आदमियों में एक बार ठन गई, तकरार आ गई, तो वो उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसने क्या किया, राजा ने अंत में क्या हुआ ना, कि इसको डर लग गया कि यार अब तो हमारी दुश्मनी हो चुकी है, अब कितना ही अच्छा बन जाए, लेकिन कभी ना कभी इस मुझे इससे खतरा है। तो ये क्या करता है, इसको ये लास्ट में मरवा देता है, और इस कारण इसकी बहुत किरकिरी होती है प्रजा में कि यार देखो राजा के लिए इसने इतना किया, और लास्ट में राजा ने क्या किया इसके साथ, इसके बच्चों की आंखें निकाला दी, इसको मरा दिया। यहाँ पर इस चैप्टर क्लोज। तो ये एक दाग लग गया राजा ज्ञानचंद के उसमें, कि जिस सेनापति ने उसकी इतनी मदद की, उसको इतना प्रतापी राजा बनने में हेल्प की, उसको ही इसने लास्ट में मरवा दिया, ठीक है। तो ये अभी भुगतेंगे इसके, देखना। तो इसके बाद तीसरा राजा आ गया, तो तीसरा राजा है राजा हरिचंद। इसके बारे में कोई ऐसा खास है नहीं, ठीक है, कि कुछ ऐसा क्या होता है। अब अगला राजा आ गया राजा उद्यानचंद। अब राजा उद्यानचंद पोता है किसका, ज्ञानचंद का। अब क्या हुआ कि राजा उद्यानचंद को हो गया बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ा, क्योंकि राजा उद्यानचंद को दिल में लगी बात कि यार मेरे दादाजी का नाम इतना खराब है, तो मैं क्या करूँगा, अपने चंद्रवंश की पुनः खोई साख को पुनः पाने के लिए मैं अच्छे काम करूँगा। तो इसने क्या करा कि ये प्रायश्चित करता है अपने दादा के कर्मों का, ठीक है। अब ये क्या करता है, काली कुमाऊँ के एरिया में ये बहुत सारे नौले टेम्पल मंदिर का निर्माण कराता है, ठीक है। बालेश्वर मंदिर का जो उस टाइम पे थोड़ा टूट चुका होगा, पुराना हो, तो उसका जीर्णोद्धार भी यही कराता है। और इसका पता हमें कहाँ चलता है, इसका पता चलता है हमें 1423 के कुंज शर्मा उत्कीर्ण ताम्रपत्र जो बालेश्वर मंदिर में मिला था, वहाँ से हमें इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और क्या होता है कि इसके टाइम पे क्या करता है, ये 1 साल की मालगुजारी का भी ये माफ़ करता है। मालगुजारी मतलब टैक्स, तो टैक्स में जनता को 1 साल का रिलीफ देता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई इसमें। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए इसका एक और उल्लेखनीय काम है कि ये चौगरखा एक एरिया होगा ना यहाँ पर, काली कुमाऊँ के आसपास का ये एरिया है। छोटे छोटे जो हमें बताया था कि छोटे छोटे एरिया जो होंगे डिवाइडेड होंगे, वो कत्यूरी राजवंश था। जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ तो छोटे छोटे राजा थे, उन्होंने क्या करा कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो वही छोटे मोटे राजा होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर चौगरखा के मांडलिक राजाओं को भी ये पराजित करता है, ठीक है। और इसके टाइम पे सरयू के उत्तर में जो गंगोली एरिया था, वहाँ पर राजा कौन थे, मड़कोटी राजा राज्य करते थे। अब एक क्वेश्चन आता है कभी कि मड़कोटी राजा कहाँ के राजा थे, तो इनका जो मूल था वो स्थान था, वो था नेपाल के, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में, ये आपको याद रखनी है राजा उद्यानचंद के बारे में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है 32वां राजा आत्मचंद द्वितीय। कोई ऐसा खास काम नहीं। 33वां राजा राजा हरिचंद, इसमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। 34वां राजा जो है विक्रमचंद। तो विक्रमचंद भी अपने मतलब दादाजी के उद्यानचंद से रहा, ये बहुत ही मतलब क्या था, अच्छा राजा था पहले स्टार्टिंग में। तो अपने स्टार्टिंग पीरियड में इसने क्या करा कि बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, सब कुछ कराया इसने भी। और बालेश्वर मंदिर में इसका ताम्रपत्र मिलता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसने मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन
आने वाले टाइम पे जैसे जैसे इसका राज बढ़ता गया तो ये क्या हुआ कि इसने सोचा कि यार अब क्या करना है, बहुत राज कर लिया और अब ये भोग विलास में लिप्त हो गया। ठीक है, अब जैसे देखो राजा जो होता है ना, अगर इफेक्टिव नहीं हो तो उससे राजमहल भी परेशान रहता है, उससे जनता ही परेशान रहती है, तो सब परेशान रहने लगे इससे। तो क्या हुआ कि अब कोई ना कोई विद्रोह कर देगा। तो उस टाइम पे जो खास नेता होगा, तो शौड़ खरायत का इस टाइम पे विद्रोह हो गया। इसमें इसका साथ कौन देता है? इसका भतीजा भारती चंद। क्योंकि भारती चंद भी परेशान हो चुका था कि यार देखो राजा कुछ करता नहीं है, दिन भर बस भोग विलास में मग्न रहता है, तो ये इसका बहुत दुखी हो गया। तो इसने आगे ऐसे तो चंद्रवंश बर्बाद हो जाएगा, तो इसने क्या करा कि विक्रम चंद को मरवा दिया अपने जो एक खसनेता शौड़ करायत के साथ में, और अपना बन गया राजा। ठीक है, तो भारती चंद अब आएगा तो ये क्या होगा, भारती चंद्र राजा बनेगा 1437 से 1450 तक का। ठीक है, अब भारती चंद्र देखिए, हमको पता है कि कुमाऊं का जो ये चंद्रवंश था ये एक मांडलिक राजा थे, यानी कि किसी को टैक्स को देते थे, ये देते थे डोटी राजवंश को, नेपाल के, तो इनको टैक्स देते थे। तो इसको टैक्स देने के बाद इन्होंने क्या किया कि इसको पहले से ये बात चुपती होगी, तो भारती चंद्र ने कहा कि जैसे राजा बना, इसने कहा कि यार देखो हम जो है डोटी राजवंश को टैक्स नहीं देंगे, हम खाली खाली टैक्स क्यों दें, ना उनका यहाँ से कोई मतलब ना कुछ, तो हम इनको टैक्स जो है नहीं देंगे। उसने साफ मना कर दिया। तो ये क्या हुआ, पहला स्वतंत्र शासक बनेगा चंद्रवंश का। ठीक है, अगर पहले पूछेंगे कि पहला स्वतंत्र शासक कौन बना चंद्रवंश का, तो ये 35वां राजा भारती चंद्र होगा। ठीक है, अब देखो इसने मना कर दिया डोटी वंश को टैक्स देने से, तो ऐसा तो है नहीं कि डोटी वंश मान गया होगा। तो डोटी वंश ने क्या करा कि इसके ऊपर अटैक कर दिया। तो इनके ऊपर चला 12 साल का युद्ध, 12 वर्षीय युद्ध चला इनका और डोटी वंश का। और इसने अपना पड़ाव डाला कटकुनवाला और बालीचौड़ के एरिया में, इसने अपने सेना के पड़ाव डाले थे। तो क्या कहते हैं, अब 12 साल के लंबे अंतराल में क्या होता है ना, देखिए, तो इसने क्या करा कि डोटी साम्राज्य को 1451-52 के टाइम पे एट लास्ट वो पराजित हो गया। और इस क्या कहते हैं घटना को, 12 वर्ष के युद्ध को जीतने के लिए इसका बेटा, इसमें राजा रतन चंद्र का जो रोल है वही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो बहुत हेल्प करता है बाकी भारती चंद्र की जीतने में। तो क्या होता है, अब देखो एक और बात कि जो डोटी राजवंश है उसको इसने पराजित कर दिया, तो डोटी वंश के जो अधीन और राजा होंगे उस टाइम पे इसके आसपास के, तो अब वो सब राजा किससे डरेंगे, वो सब राजा डरेंगे चंद्र से। तो उन्होंने क्या करा कि अब जो सब भी सोर सीरा के जो आदि राजा थे वो सब चंद्रवंश के प्रभुत्व में आ गए। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ ना, अब देखिए एक महत्वपूर्ण प्रथा इसके यहाँ चली, कट्टकाली प्रथा। ठीक है, कट्टकाली प्रथा का मतलब क्या होता है आप जान लीजिए। आज के टाइम पे जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, उसे हम उस टाइम पे कट्टकाली प्रथा कहते थे। यानी कि अब देखिए राजा के जो सैनिक थे 12 वर्ष का युद्ध लड़ रहे हैं। अब 12 वर्ष के युद्ध लड़ने के लिए वो जब जाएंगे बहुत दूर दूर, ठीक है, अब नई नई जगह जाएंगे तो वहाँ इतनी शादी तो कर नहीं सकते। तो राजा ने अलाउ कर दिया कि कोई भी आदमी बिना शादी के किसी भी स्त्री के साथ रह सकता है, या जो भी वो फिजिकल रिलेशनशिप है कोई भी रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये उस टाइम पे हमने अलाउ कर दिया राजा ने, और उसे कहते हैं कट्टकाली प्रथा। अब देखिए जो नायक जाति है उसकी उत्पत्ति इन्हीं से होती है। तो यानी कि चंद्रवंश की जो बिन शादी की औलादें होंगी उन्हें हम कहते हैं नायक जाति की उत्पत्ति वहाँ से होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत होती है, इन्हें बहुत मतलब कि नायक जाति का उत्पत्ति यहाँ से होती है। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए कि भारती चंद्र के टाइम पे इसके बेटे ने इसकी बहुत हेल्प की। तो बेटे ने हेल्प की तो भाई इसने बेटे के मतलब कामों से खुश होकर इसने आके मेरा बेटा तो बहुत ही प्रतापी है मतलब, तो इसको हम क्या करते हैं राजा बना देते हैं। तो अपने जीवित रहते ही ये क्या करता है, इसको राजा बना देता है। किसको? राजा रतन चंद को ये राजा बना देता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसका शासनकाल शुरू हो गया 1450 से 1488 तक। अब राजा के टाइम की मेन बात रतन चंद की, अगर क्वेश्चन आए कि पहला भूमि बंदोबस्त कुमाऊं की धरती पर किसने करवाया चंद्रवंश में, तो ये आएगा रतन चंद द्वारा। ठीक है, और 1452 में, अब देखिए 1452 में है तो ये जीत चुके हैं यहाँ पर डोटी का युद्ध। अब डोटी का युद्ध जीतते ही ये स्वतंत्र राजा बन गए। अब जीतते ही इन्हें क्या करा कि 1452 में होता नहीं है जैसे हमारे यहाँ भी होता है, आज हम कुछ अगर बड़ा अकम्प्लिश कर लें या कुछ बड़ा अचीव कर लें तो हम सबसे पहले भगवान को दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये लोग भी 1452 में दर्शन के लिए गए। ठीक है, अब इसने ना देखिए 1461 में भारती चंद्र की मृत्यु होती है, इसके पिताजी की। अब ये बात पता चलती है डोटी के राजाओं को। ठीक है, अब डोटी के राजाओं को पता चलती है। अब देखिए रतन चंद्र के पिताजी कौन थे? भारती चंद। भारती चंद ने पराजित किया किसको? डोटी वंश को। डोटी वंश में राजा था उस टाइम पे जयमल्ल। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे राजा कौन था? जयमल्ल।
ठीक है। तो जयमल राजा था, उसको पराजित किया। तो जयमल का बेटा नागमल्ल होगा। तो नागमल के मन में आ गया कि अब तो क्या कहते हैं भारती चंद गुजर गया, तो अब हमें दोबारा आक्रमण कर देंगे इसमें। ठीक है। तो अब क्या करता है, डोटी का पुनः युद्ध होता है इसका, और फिर से रतनचंद नागमल्ल वहाँ के राजा को हरा देता है। अब इस बार क्या होता है कि रतनचंद इतना ही नहीं रुकता, अब वो क्या करता है, उसके साथ साथ जुमला, बजांग और थल। तो जुमला में उस टाइम पे राज था जगन्नाथ भट्ट का, बजांग में उस टाइम था खड़को सिंह मेहर का, थल में उस टाइम राज था सूरज सिंह मेहर का। तो इन सबको पराजित करके अपने अधीन ले लेता है, और ऐसे ही ये डोटी वंश को एक बार पुनः पराजित कर देता है। अब इस टाइम पे देखिए ना, एक बहुत ही रोचक घटना होती है। तो जो इसने भूमि बंदोबस्त कराया था, भूमि का मापन कराया था तो रतनचंद ने, तो उसका जो ऑफिसर था मेन, उसका नाम था श्री जयदत्त किराल। ठीक है। तो अभी भी देखिए ना, इसकी कहानियाँ प्रचलित हैं पिथौरागढ़ के क्षेत्र में। जयदत्त किराल ने पहला भूमि बंदोबस्त कराया, तो ये बहुत ही ईमानदार टाइप का आदमी था। तो इसने क्या करा कि जो लोगों ने अपनी छुपाई हुई ज़मीन थी, जहाँ पर उन्हें टैक्स देने से बच जाते थे, तो इसने क्या करा कि बहुत ईमानदार, इसने क्या करा, सारी बातें ऊपर तक पहुँचा दी और सारी ज़मीन इनका खुलासा इसने कर दिया। अब आपने देखा होगा आज के टाइम पे भी, जैसे कि अगर कोई राजा बहुत ही ईमानदार टाइप का है या कोई आदमी बहुत ही ईमानदार टाइप का है, तो उसको वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है एक जगह। आपने जैसे आईएएस अशोक खेमका के बारे में सुना होगा, तो मतलब कि वो जैसे कोई भी ईमानदार है तो वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, आपको पता है। तो क्या करा लोगों ने, क्या करा कि इससे बहुत चिढ़ गए लोग कि यार इसने तो बहुत ही मतलब ज़्यादा ही ईमानदार बन रहा है, इसको सबक सिखाते हैं। ठीक है। तो जैसे ही ये जयदत्त किराल थोड़े टाइम के लिए बाहर कहीं गया होगा, तो लोगों ने क्या करा, सोर के लोगों ने इसकी पत्नी से कहा कि यार तुम्हारा पति तो मर गया। ठीक है। खाली झूठी खबर फैला दी कि तुम्हारा पति मर गया है और उसने बहुत पाप की है, उसने हमारी छुपी हुई ज़मीन को भी दिखा दिया और ये उसने बहुत गलत काम कर दिया, ऐसा करके उसको भड़काया। और लास्ट में उसकी पत्नी जो थी वो सती हो गई, उसने अपने खुद को आग लगा दी। तो राजा, तो इन व्यक्तियों ने क्या सोचा, गाँव वालों ने, कि ऐसा करते हैं कि जो भी इसमें डॉक्यूमेंट थे सारे इसके इसी घर में, तो इसने कहा कि अपनी पत्नी से, इसकी पत्नी से कहा अगर तुम सती होगी तो उन डॉक्यूमेंट को लेकर भी सबको सती हो जाना, तभी तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है। तो अब इसकी औरत सारे डॉक्यूमेंट लेकर सती हो गई। अब थोड़े टाइम बाद जयदत्त किराल आता है, तो इसे देखता है कि यार मेरी पत्नी सती हो चुकी है, तो यार वो बड़ा दुखी टाइप का हो जाता है। तो मतलब कि वो भी थोड़े दिनों में ऐसे ही गुजर जाता है। तो ये देखिए, एक आदमी, नेक आदमी के साथ ये घटना होती है। तो इसके बाद एक मतलब एक प्रचलित वहाँ पर एक वो भी है, मुहावरा टाइप का भी है कि मरी गयो जैदा जलाई छलीब है, जैसी जैसी सोरयाल कोनी तसी तसीब है। इट मीन्स कि जैसे जैसे सोर वाले कहते हैं वैसा वैसा ही होता है, उनने अपनी मन की बात जैसे न कैसे करवा ली। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इस टाइम पे था। एक और पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इसने सोर के बम राजा को पराजित किया। ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें क्या थी कि इंपॉर्टेंट थी किसके बारे में, राजा रतनचंद के बारे में। क्वेश्चन आए कि पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया, तो वो होगा रतनचंद ने। ठीक है। उसके बाद आ गया 37वां राजा कीर्तिचंद। कीर्तिचंद का क्या है कि देखो, शासनकाल है 1488 से लेकर 1503 तक। ठीक है। अब इसने क्या करा, डोटी के जो नेपाली राजा थे वो, देखो अब आपने देखो गोरखा लोग हो गया, नेपाली लोग बहुत अड़ियल किस्म के, मतलब कि कोई चीज़ ठान ली तो ठान ली, छोड़ना नहीं है। तो देखिए फिर से वो अटैक करते हैं इसके मरने के बाद। तो ये कीर्तिचंद अपने राज्य को बचाने में सफल होता है और उनको पुनः पराजित करता है। ठीक है। इसके साथ साथ ही क्या कहते हैं, पाली राजा को भी पराजित करता है। तो देखिए पाली विजय भी इसके नाम पे है, और मालिन का किला बनवाता है, ये कहाँ पर, अल्मोड़ा में। ठीक है। तो और उसके साथ बारामंडल, बिसौत, खगमरकोट, इन एरिया को भी ये जीत लेता है। ठीक है। इसके नाम से आपने देखा होगा नागनाथ मंदिर है चंपावत में, तो ये इसी के नाम से, इसी का निर्माण कराया। इसके टाइम पे जो समकालीन इसका दिल्ली दरबार में जो थे वो थे लोधी वंश का, सिकंदर लोधी का राज कर रहा था। ठीक है। और क्या कहते हैं, ये क्या करता है, फलदा कोट के खादी राजाओं को भी विजित करता है। ठीक है। और 1490 का मेन पॉइंट कि पहला शासक जिसने पाल वंश गढ़वाल के राजा को, अजय पाल को हराया, कौन था, ये हो गया आपका कीर्तिचंद। कीर्तिचंद ने 1491 में अजय पाल नामक जो बहुत ही मतलब प्रतापी टाइप का राजा था, इसने इसको हरा दिया। ठीक है। तो और इन्होंने क्या किया, इसमें संधि हुई कि देवघाट की जो सीमा है वो इनका क्या बनेगी, बाउंड्री बनेगी। अब इसके बाद आ गया 38वां राजा प्रतापचंद, 39वां राजा ताराचंद, 40वां राजा जो है माणिकचंद। तो माणिकचंद हम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने क्या करा, माणिकचंद का जो टाइम पीरियड है वो है 1533 से 1542 तक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो
उस टाइम पे चल रहा है। वहाँ पर देखिए अब ये 1530 है ना, 1540 में क्या हो पाएगा वहाँ पर कि जो शेर शाह सूरी है वो किसको हटा देगा, वो हटा देगा किसको, अपना हुमायूं को भगा देगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि 1540 में कुछ साल वो राज करेगा, और उसके बाद क्या होता है कि खवास खां और इस्लाम शाह इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, किसके लिए, अपने बाप की गद्दी के लिए, शेर शाह सूरी की गद्दी के लिए। ठीक है, तो आप देखिए तो इस्लाम शाह तो क्या होता है कि उसको उसके पास सेना ताकतवर होती है, तो वो जीत जाता है। तो खवास का क्या करता है, भाग कर आ जाता है कुमाऊं के ऊपर पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में ढूंढना आदमी मुश्किल होता है, तो भाग के आता है। तो माणिक चंद देखिए यार, माणिक चंद जो था वो राजा था, उसने शरण दे दी उसको। अब क्या होता है कि इस्लाम शाह उसको भेजता है पत्र माणिक चंद को कि भाई देख ले कुमाऊं के राजा, चुपचाप हमारा जो है ये कैदी इसको दे दे, वरना तेरा हाल जो हम मतलब बहुत बुरा कर देंगे, तू सोच भी नहीं सकता। अब माणिक चंद भी कहाँ डरने वाला, माणिक चंद ने कहा यार क्या होता है कि देख भाई इस्लाम शाह, अब यार जो भी है मतलब अब मेरे घर में आ गया है, तो मैं इसको कुछ नहीं कर दूँगा। ठीक है, अब उसके लिए चाहे मरना पड़े चाहे कुछ करना पड़े। ठीक है, तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है ये खवास का अपना खुद ही वहाँ वो देता है, क्या कहते हैं, शरण ले से निकल कर वहाँ चले जाता है और ख़ुद का आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, तो अब उसके बाद ये तो चैप्टर क्लोज हो गया, इस्लाम शाह ने इसका गला वाला कटा दिया यहाँ। ठीक है, तो अब लेकिन जो माणिकचंद है इसकी बहुत तारीफ होने लगी दिल्ली दरबार में कि यार ये तो बड़ा मतलब प्रतापी राजा टाइप का है, कि इतना कमज़ोर राजा है, अभी मतलब छोटी सेना है इसकी, पहाड़ का राजा है, फिर भी ये हमसे डर नहीं रहा है। तो इसकी बहुत तारीफ़ होती है। और तारीफ़ कहाँ देखी हमने, तवारीख ए दाऊदी नामी किताब है, अब्दुल्ला ने देखी है, तो ये याद कर लीजिए, तारीख ए दाऊदी, इसे लिखा है अब्दुल्ला ने। ठीक है, तो माणिकचंद के बारे में इतनी बातें हमारी हो गई। अब इसके बाद क्या होता है कि 41वां राजा राजा कल्याण चंद तृतीय और 42वां राजा पूरी चंद आता है, और ये सब चीज़ें होती हैं इनके टाइम पे। तो इतना चीज़ें हम आज पढ़ते हैं 42 तक। इसके बाद 43 से लेकर आगे के जो राजा हैं सब हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब देखिए यहाँ से क्या हो चुका है ना कि राजा पूर्णी चंद से ये हमारा पहला चैप्टर क्लोज हो चुका है कि ये जो काली कुमाऊं का जो इतिहास था चंपावत वाला। अब ये इसके बाद राजा भीष्मचंद आएगा, ये क्या करेगा कि देखो ये आलमनगर की नींव डाल देगा अल्मोड़ा में, और वहीं से फिर कवायद शुरू हो जाएगी कि चंपावत से राजधानी शिफ्ट हो जाएगी अल्मोड़ा आने वाला टाइम पीरियड पे। और इसके बाद हमारा इतिहास का थोड़ा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा अल्मोड़ा की तरफ को। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और तब तक के लिए आप अगर आपको ये अच्छी लग रही है सीरीज़ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि यार देखो ये चंद्रवंश की जो आपकी हिस्ट्री है ना डिटेल में इतनी कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको ये मिल रही है, पहली बात है, अच्छी बात है, तो तैयारी कीजिए जमकर। ठीक है, तो और तब तक अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर दो यार, और दोस्तों में शेयर भी कर दो कि मतलब सभी के साथ पढ़ लोगे तो ठीक ही रहेगा सबके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।